जगा ले, मन के सारे कष्ट मिटा ले, कष्ट मिटा ले। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। इस बार हम इनसे मिलिए कार्यक्रम में इसी तरह के अनेक मधुर गीतों के रचयिता श्री प्रमोद कुमार कुश मुंबई से आप सभी को रूबरू कराने जा रहे हैं। श्री कुश उर्फ तन्हा जी न केवल एक अच्छे लेखक हैं बल्कि बहुत अच्छे गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और न जाने किस किस विधाओं से जुड़ी एक बेहतरीन शख्सियत हैं। श्री तन्हा जी ने भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में उच्च पदों पर काम करते हुए अपनी संगीत साधना, साहित्य साधना आदि को निरंतर बरकरार रखते हुए नए नए कीर्तिमान रचे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्री कुश उर्फ तन्हा जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं और उनसे उनके जीवन के विभिन्न रंगों के बारे में चर्चा भी करते हैं। इनसे मिलिए में। प्रमोद कुमार कुश जी, आपका हमारे इनसे मिलिए कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, आपने मुझे ये अवसर दिया। कुश जी, सबसे पहले एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, आपका व्यक्तित्व बरगद जैसा विशाल है परंतु कुश हैं आप, और नाम उपनाम आपका तन्हा है लेकिन भीड़ से हमेशा घिरे रहते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? अच्छा सवाल है। देखा जाए तो साहित्यकार सभी तन्हा होते हैं, भीड़ के बीच भी तन्हा रहते हैं। तन्हाई कोई नाम से नहीं होती, तन्हाई सोच के अंदर होती है। तो हम भी उसी तरह साहित्यकार हैं, तो भीड़ में भी कभी कभी अकेले हो जाते हैं और कभी कभी अकेले भी भीड़ में घिर जाते हैं हम लोग। तो यही हमारी कहानी है। कुश जी, एक बात बताइए, आपने IIT की जटिल पढ़ाई की और इस साइंस के बीच में ये साहित्य और संगीत का बीज कब आपके भीतर प्रस्फुटित हुआ, ये कृपया बताएं जरा। साहित्य का बीज कोई IIT के दौरान प्रस्फुटित नहीं हुआ है। अच्छा। ये तो बचपन से ही है, अपने हमको विरासत में मिला है। परिवार में थोड़ा संगीत और साहित्य के प्रति लगाव था। हमारे ननिहाल की तरफ से हमारे मामा जी बहुत अच्छे लोक गायक थे, हमारी माता जी बहुत अच्छी लोक गायिका थी और साहित्य से और अध्यात्म चीजों से उनको बहुत लगाव था। शायद हमारे अंदर भी जो ये लगाव है साहित्य और संगीत का, वहीं से हमको मिला है। और बचपन से हम संगीत में बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। मैं खासतौर से रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम सुनते थे, जैसे हरियाणवी के प्रोग्राम आते थे लोकगीत के, तो हमें बहुत अच्छे लगते थे और हम सुनना चाहते थे। तो वहीं से हमारा संगीत के ही माध्यम से साहित्य से जुड़ा हुआ है और आगे ये संगीत के माध्यम से आगे बढ़ता चला गया। मतलब पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे थे। आप भारत सरकार में बहुत जिम्मेदार पदों पर रहे, वैज्ञानिक भी रहे आप, साथ साथ आपका साहित्य, संगीत और फिल्मों से जुड़ाव भी चलता रहा। तो दोनों के बीच तालमेल आपने कैसे बिठाया? तालमेल तो स्वतः ही बन गया, इसमें कोई हमने कोई अलग से कोई प्रयत्न नहीं किया है जी। साहित्य चलता रहा, लेखन का कार्य हम लगातार करते रहे, लेकिन हाँ, हमने कभी जो दफ्तर है, ऑफिस को अपने शौक के लिए इस्तेमाल नहीं किया और घर को कभी दफ्तर के तरीके से हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो जहां हमको समय मिला तो दोनों में हमने तालमेल बिठाने की कोशिश की। हमारा जो गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर हमारा टूरिंग जॉब रहा है। इंडस्ट्रीज का हम लोग इंस्पेक्शंस, ऑडिट करते रहे हैं, तो उसमें यात्राओं के दौरान होटल में हम लोग रुकते हैं, तो होटल के रात को हम लोग, तो हमारा लेखन कार्य वहीं पे चलता रहता है और दोनों में तालमेल किसी तरह से बन जाता है, क्योंकि शौक है तो रास्ता भी निकल आता है। शौक नहीं हो तो फिर
तो मुश्किल हो ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कलाकार के लिए तो ये बहुत अच्छा संयोग रहता है कि उसको नौकरी में अगर बाहर जाने का अवसर मिलता है तो उसकी कला के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहता है मेरे ख्याल से। कुछ जी, आप भारत सरकार में बहुत जिम्मेदार पद पर रहते हुए आपको कुछ समय राजभाषा की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ी। तो चूंकि महाराष्ट्र एक नॉन हिंदी स्पीकिंग मतलब गैर हिंदी भाषी राज्य है, तो ऐसे में आपको वहाँ पर अपने कार्यालय में हिंदी को लागू करने के लिए या उसके प्रचार प्रसार में कुछ दिक्कतें तो नहीं आई, या आई तो किस तरह की दिक्कतें आई? हाँ, एक हिंदी भाषा जो है वो बात सही है कि महाराष्ट्र एक गैर हिंदी भाषी प्रांत है। थोड़ा शुरू में मुझे लगभग 94-95 से हिंदी के साथ राजभाषा के साथ में जुड़ा ऑफिशियली, क्योंकि मेरा जो दायित्व जो है टेक्निकल उसके साथ साथ ही जिम्मेदारी मिली, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी सब कमेटी का आना था, तो उसकी तैयारियों के लिए हमको राजभाषा के अनुपालन के लिए बहुत कुछ करना था। तो हमने शुरुआत की, थोड़ा विरोध भी हुआ शुरू में, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो साथी हैं महाराष्ट्र के उनको रुचि आने लगी, क्योंकि हमने बहुत बड़े प्यार से हमने समझाने वाली जो नीति होती है वो हमने अपनाई, और उनके अंदर जिज्ञासा भी पैदा हुई, और उनको बड़े अच्छे से हमने समझाया कि हिंदी मराठी की दुश्मन नहीं है, और मराठी भी एक सुदृढ़ भाषा है, बल्कि मैं तो कहूँगा हिंदी से पुरानी भाषा है, तो बड़ी बहन है हिंदी की। तो शुरू में दिक्कत आई, लेकिन फिर उसके बाद लोगों का सहयोग, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सबका सहयोग मिला, और हमने बहुत अच्छे से हिंदी को वहाँ पे लागू किया। और आज ये परिस्थिति है कि महाराष्ट्र में हिंदी पूरी तरीके से लागू हो गई है। जो हमारी राजभाषा के जो नियम है, जो उनकी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, वो सब पूरी होती हैं। और आज हिंदी में हमारा जो कार्यालय है, महाराष्ट्र के जितने भी कार्यालय हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वैसे भी फिल्मों और या टीवी की वजह से भी हिंदी का काफी प्रचार प्रसार हुआ है, वो तो देश के दुनिया में भी हुआ है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि हिंदी के प्रचार प्रसार में जो योगदान फिल्मों का है या टीवी सीरियल का है, वो बाकी चीजों का पीछे है। जी, बिल्कुल। और क्योंकि उसको बड़े आज संगीत के माध्यम से साहित्य जो है बहुत आगे निकला है, क्योंकि 60s और 70s का संगीत है जो आज भी सर चढ़ के बोलता है लोगों को, तो उसकी वो एक साहित्य ही है। मैं तो कहता हूँ 60 का और 70s का जो दशकों का जो संगीत है वो साहित्य से भरा पूरा है। जो उस जमाने में जो गीत बने हैं उसमें साहित्य बहुत हाई लेवल का है, बहुत ही उच्च स्तर का है, और वहीं से हम लोग भी तो प्रेरणा पाकर हम लोग ने हिंदी से साथ जुड़े हुए हैं या काम कर रहे हैं। तो हिंदी तो रुकने वाली नहीं है। गीत, गजल, फिल्म न जाने किन किन रूपों में जाने जाते हैं और देखे जाते हैं। बहुत सी चीजें आप करते हैं, परंतु हर व्यक्ति के लिए कोई एक उसकी चीज खास मायने रखती है। तो आपके जीवन में भी ऐसा होगा कि आप बहुत सी चीजें करते हुए भी किसी खास विधा से कुछ ज्यादा लगाव महसूस करते होंगे। तो आप बताइए कौन सी ऐसी विधा है आपके लिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बचपन से मुझे संगीत का शौक ज्यादा रहा है, और गीत गुनगुनाना, फिल्मी गीत याद करना, अंताक्षरों में हमको मौका मिलता रहा। तो हम लोग जो उस जमाने के गीत, जो साहिर साहब, शकील बदायूनी, शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी, जो वो एक दौर था, गोल्डन पीरियड, उन गीतों के साथ ही हम बड़े हुए। तो वहीं से हम साहित्यकार जो जितना भी कुछ बन पाए उन्हीं गीतों के माध्यम से बने हम लोग। लेकिन साथ साथ मैं मंच से जुड़ा रहा बचपन से ही। स्कूल के दिनों से मंच बहुत किया। गाते भी थे आप? हाँ, बचपन से ही गाने का शौक था, क्योंकि विरासत में हमको अपने मामा जी के माध्यम से मिला। तो हम प्राइमरी क्लास से ही मंच हमारा प्रिय रहा है, और उसी विधा में हम लोग बहुत आनंद महसूस करते थे। उसके बाद भले ही हम साहित्य के विधाओं में हम लोग आ गए, गीत गजल में आ गए, लेकिन मेरी प्रिय विधा जो रही वो मंच रहा, हमेशा अभिनय रहा। मंच और संगीत गायन और अभिनय। अच्छा। क्योंकि नाटकों में मैंने बहुत काम किया, और जो मंच का आयोजन है, एंकरिंग है, उसमें मैंने काफी काम किया और मुझे अच्छा लगता था। आज भी भले ही हम मंच नहीं कर पाते हैं, लेकिन मंच हमारा पहला प्यार रहा है, और नाटक खासतौर से अभिनय। और मुझे जब भी मौका मिला तो नाटक किए मैंने। दिल्ली में भी NSD के साथ हम जुड़े, मंचों के साथ, और IIT में भी हमने मंच बहुत किए। तो वो मेरी पहली पसंद रही। उसके बाद फिर जो बाकी आपके साहित्य की विधाएं हैं, गीत हैं,
गजल है, नज्म है, दोहे हैं, सभी विधाओं में। मतलब दुनिया भर की चीजें आपने की, एंकरिंग भी किया, अभिनय भी किया, गाना भी गाया, गजल भी गाया, लिखा भी, फिल्में भी बनाई। मतलब कहने का मतलब कि बहुत लोगों की रोजी रोटी पे आपने एक तरह से डाका भी डाला, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे काम आप अकेले खुद ही कर लेते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, डाका डालने की बात नहीं है, ये शौक है। ये कोई इसलिए नहीं कि कोई प्रोफेशन हमको पकड़ना था या किसी का हक लेना था, एक शौक है जो बचपन से हमको मिला है, विरासत में मिला है। और इसमें हम एक बोलते हैं ना, सेटिस्फेक्शन, संतोष जो मिलता है, आत्मसंतुष्टि। बिल्कुल, और आत्मसंतुष्टि के लिए होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, स्वांते सुखाय के लिए लिखते थे वो। अभी हम फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो किशोर कुमार सभी विधाओं में पारंगत थे। जी। तो वो गीत भी लिखते थे, संगीत भी देते थे, गाते भी थे, अभिनय भी करते थे, और सभी में उनकी जो क्लास है, जो वो एक हाई लेवल के वो कलाकार थे। बट मुझे लगता है कि मेरे अंदर थोड़ा कुछ मिला है, और मेरे शौक के लिए मिला है, तो मैं उसको आनंद के लिए करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये आपका प्रोफेशन नहीं रहा है? प्रोफेशन के तौर पे मैंने कभी देखा नहीं, हालांकि फिल्मों में मैंने गीत लिखे, वो प्रोफेशन ही है। और आज मैं प्रोफेशन ही कह सकते हैं, क्योंकि पैशन भी है, प्रोफेशन भी है। जो गीत, संगीत और हमारी जो कलाएं हैं साहित्य की, वो एक पैशन भी है, प्रोफेशन भी है। तो कभी इसको पैशन भी कह लीजिए या प्रोफेशन कह लीजिए, लेकिन है आत्मसंतुष्टि। मुझे लगता है कि देखिए, आय के लिए तो नौकरी थी आपके पास, तो ऐसी कोई पैसों की दिक्कत नहीं रही होगी। हाँ, जो शौक पूरा करना है उसमें अगर प्रोफेशन न भी हो तो काम चल जाता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भारतीय सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उनके बदौलत हम सुरक्षित हैं, ये शौक पूरे कर पा रहे हैं। मैंने लेकिन साहित्य संगीत के लिए मैंने पैसा खुद खर्च किया है, कोई पैसा बनाने के लिए नहीं, लेकिन लोगों के साथ काम करने के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए, उनको मौका देने के लिए। मैंने कुछ गजलों के एल्बम रिलीज किए हैं, तो दूसरे गायकों को मैंने इस्तेमाल किया है। तो मैंने दूसरे लोगों के साथ भी मैं जुड़ा हूं, और उनकी जो कला है, उनका जो टैलेंट है, उसको निकालने के लिए भी काम। आज भी मैं गीत संगीत में दूसरे नए कलाकारों को मैं चांस देता हूं, और अच्छा लगता है, सीखने को भी मिलता है उन लोगों के साथ। उनकी जो विधाएं हैं वो भी हमें आकर्षित करती हैं, तो उनके साथ भी हम काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि दूसरे कलाकारों पे आज का तो माहौल ऐसा है कि हर व्यक्ति सेल्फ के प्रमोटिंग में लगा हुआ है, और वो दूसरों पे कम ध्यान देता है, अपना ही आगे बढ़ता रहता है। परंतु आप अगर दूसरों को भी अवसर देते हैं इस क्षेत्र में, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिंदगी के पाप सारे एक पल में धो, तेरा आवाज कोई, तेरा आवाज कोई, खिड़कियां तो खोलिए, तेरा आवाज कोई, खिड़कियां तो खोलिए। रंज है, नाराजगी है, बात क्या है बोलिए। कुछ जी, हर व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ ऐसे यादगार पल आते हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। आपके जीवन में भी इतने कामों के बीच में, इतने लंबे सफर में कोई ऐसे पल आए होंगे जो या तो बहुत कड़वे रहे होंगे, या ऐसे रहे होंगे कि जो आपको सदा याद रखने योग्य लगते हों। तो ऐसे पलों का थोड़ा बताइए। ऐसे तो बहुत सारे पल हैं, क्योंकि कोई खास पल, चाहे कड़वे हो चाहे मीठे हो। मेरे जहाँ तक मेरी याददाश्त बड़ी अच्छी दी है मुझे ईश्वर ने। हम लोग, हमारी जो बैकग्राउंड है वो गांव से है, तो हमारी शिक्षा गांव में हुई है, प्राइमरी जूनियर तक। और उस जमाने में तो आपको पता है कि बिजली नहीं होती थी, टाटपट्टी पे बैठ के हम लोग पढ़ते थे। मैं बचपन में, मेरे जहाँ तक मेरी याद है, मेरा जो एक पुस्तक पढ़ने का जो अंदाज था, वो इतना नेचुरल था कि टीचर मुझे खड़ा करते थे
कभी बाहर से कोई दूसरा टीचर आ गया, ये थर्ड या फोर्थ की बात है, जी जी तो मुझे खड़ा करते थे कि पढ़कर सुनाइए कुछ चैप्टर को। जी तो मैं पढ़ता था, तो कभी कभी मुझे 10-10 लोगों के सामने बार बार वही पढ़ना पड़ता था क्योंकि वो कहते थे कि मेरा अंदाज जो पढ़ने का है वो चरित्र के हिसाब से होता है। जी, 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 जी। वो एक नाटक जो एक मंच की जो थी वो स्वतः ही अंदर थी। जी, जी। तो वो मेरे यादगार पल हैं बहुत अच्छे, मैं उनको बड़ा रिलिश करता हूँ, याद करता हूँ तो अच्छा लगता है। जी जी उसके बाद मेरा पढ़ाई में हम चलते रहे, गांव से निकले, शहर में आए। हाँ, जब मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ, मेरे लिए एक अच्छा पल था कि आईआईटी में एडमिशन होना, एक बैकग्राउंड जो हमारे हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़कर आते हैं। और आईआईटी में एडमिशन के लिए मैं खुश इसलिए नहीं था कि मैं आईआईटी में इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए था कि मुझे वहां मंच मिलेगा मुझे वहां गीत संगीत का माहौल मिलेगा, और उसी काम के लिए मुझे खुशी थी कि मैं आईआईटी में जा रहा हूँ। और वो मैंने बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल किया वहां पे। जितनी भी विधाएं हैं आईआईटी में मैंने सब इस्तेमाल की, और मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मुझे हर विधा में सम्मान मिला, अवार्ड मिले, पुरस्कार मिले, चाहे वो नाटकों के लिए हो, चाहे गीत के लिए, संगीत के लिए या साहित्य के लिए। तो वो मेरे यादगार हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा यादगार पल है मेरा कि मैं संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से फिल्मों से जुड़ा। तो मुझे देवानंद की फिल्म से ब्रेक मिला। उनकी फिल्म में मुझे गाना लिखने का मौका मिला। जतिन ललित जो संगीतकार हैं, उनके माध्यम से मुझे मौका मिला। तो वो मेरे लिए यादगार पल है कि नवकेतन में मुझे गीत लिखने का अवसर मिला, जहाँ साहिर साहब, शैलेंद्र जी, मजरू सुल्तान, लिखने में लोग तरसते होंगे। हाँ, मेरा सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है कि मुझे नवकेतन में एक गीत लिखने का मौका मिला, और देव साहब के साथ बहुत साल जुड़े रहने का मौका मिला। ये तो वास्तव में बहुत यादगार पल है। तो मेरे लिए यादगार कड़वा अनुभव कोई खास ऐसा नहीं है जिसको, हाँ, कड़वे अनुभव सबकी लाइफ में छोटे मोटे होते हैं वो, लेकिन मैं कड़वे नेगेटिव चीजों को याद नहीं रखता हूँ। मैं जो सकारात्मक चीजें हैं मैं उनको याद रखने की कोशिश करता हूँ। कुछ जी, अमूमन ऐसा होता है कि किसी भी कलाकार से या घर में कोई कलाकार हो तो कई बार घर वाले भी उसकी रात दिन की कला से थोड़े से परेशान हो जाते हैं, या कार्यालय में भी कभी अफसर कहता है अरे यार ये सब छोड़ो, थोड़ा काम कर लो, इस तरह की भी। तो कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि इस तरह की कोई परिस्थिति बनी हो कि आपकी कला के क्षेत्र में कोई आपको असहज स्थिति का चाहे घर में चाहे कार्यालय में सामना करना पड़ा हो? कार्यालय में तो ऐसा कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि कार्यालय में मैंने कभी अपने जो साहित्य है या कला है उसको कभी मिक्स करने की कोशिश नहीं की। कार्यालय में मैंने कभी भी कार्यालय के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। लेकिन हाँ, साहित्य और संगीत की वजह से, इसके कारण मुझे दफ्तर में, ऑफिस में एक इज्जत अलग से मिली है, क्योंकि ये जो प्रतिभा है उसको लोग अच्छे से लेते थे और एक इज्जत मिलती रही उसकी वजह से। हाँ, परिवार में थोड़ा सा कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि समय तो वही है। अब परिवार में और बहुत लोगों का आना जाना भी लगा रहता है इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे यहाँ तो खास तौर से, क्योंकि मैं जब फिल्मों से जुड़ा तो फिल्मों में तो मुझे बाहर लोगों से मिलना जुलने के लिए जाना पड़ता था। कभी कभी रात के 2-2 बज जाते थे, तो घर पे भी थोड़ा दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने तो अपने घर पे ही बुलाना शुरू किया संगीतकारों को, अपने घर पे ही अपना सब संगीत के जो जितने साज हैं घर पे रख के उनको घर बुलाकर मैंने थोड़ी सीटिंग वीटिंग जो करते हैं हम लोग करनी शुरू की। हाँ, घर में शुरू में असहज हुए हैं वो, लेकिन बाद में उनका सहयोग बहुत मिला। गर्व भी होता होगा कि मेरे घर में इतना बड़ा कलाकार है। बड़ा गर्व की बात भी है, बड़ा छोटे की बात नहीं है, लेकिन हाँ, कलाकार है। और क्योंकि हमारे जो पहले श्रोता तो घर वाले ही होते हैं जब भी हम कोई रचना करते हैं। कुछ जी, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित होता है। बहुत से लोग अमिताभ बच्चन के फैन होते हैं, कुछ गायक मोहम्मद रफ़ी, मुकेश या तलत के फैन होते हैं। कोई आपके जीवन में भी ऐसा शख्स क्या आया जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हों और कभी आपको लगा हो कि मैं भी इस तरह से कला के क्षेत्र में आगे बढ़ूं? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में कोई आपका आदर्श होता ही है। मेरी जिंदगी में भी आदर्श एक नहीं, बहुत आदर्श आए हैं, समय समय पर आए हैं। बचपन में हम मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े फैन थे और आज भी हैं, क्योंकि उनको तो बोलते हैं उनकी आवाज़ तो है ऊपर वाले की आवाज़ है। मैं तो ऐसा मानता हूँ। फिर थोड़े बड़े हुए तो थोड़ा मुकेश के गाने हमको बहुत अच्छे लगने लगे और धीरे धीरे हम संगीत के गाने गाए भी आपने? हाँ, मंचों पर गाते थे हम लोग कॉलेज के दिनों में। ऑर्केस्ट्रा में मैंने कभी नहीं गाया, लेकिन हाँ, स्कूल कॉलेज में हमेशा गाए हैं और अपने कार्यक्रमों में गाए हैं जो दूसरे। क्योंकि ऑर्केस्ट्रा वगैरह का, क्योंकि एक बार
हम लोग सरकारी जॉब में आ गए तो एक हमारा एक स्तर जो है, तो एक क्लास 1 ऑफिसर होने के नाते तो फिर एक हमारा एक दायित्व बन जाता है कि अपनी जो एक अपनी इमेज है, जो छवि है, उसको थोड़ा बरकरार। हालांकि ऑर्केस्ट्रा में गाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने अपने शौक है। तो मोहम्मद रफी, मुकेश से होते हुए, मन्ना डे से होते हुए, किशोर कुमार से होते हुए, सभी उस जमाने के सभी सिंगर बहुत अच्छे थे। और बचपन में हम क्योंकि फिल्में बहुत देखते थे, तो मनोज कुमार के बहुत बड़े फैन रहे। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े अभिनेता थे या बहुत बड़े, लेकिन उनकी जो चरित्र उन्होंने निभाए हैं, जो वो एक आदर्शवादी नायक है, देशभक्ति के आदर्शवादी, जो एक उनकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा में के दायरे में रह के उन्होंने काम किया फिल्मों में, और ऐसी फिल्में दी उस जमाने में, उपकार हो, पूर्व पश्चिम हो, शोर हो, या रोटी कपड़ा मकान, क्रांति वगैरह। तो हमारे मन में एक छवि जो आदर्श नायक की है, वो एक बरकरार रही मनोज कुमार के होते हुए। उसके बाद हम देवानंद के भी फैन रहे, उनके साथ फिर हमको काम करने का मौका भी मिला, ऊपर वाले ने दिया हमको उनके साथ काम करने का मौका। आदर्श हमारे ज्यादातर संगीत के लोग रहे हैं हमारे आदर्श, जैसे मैंने बताया। क्लासिकल में भी रहे, सब मल्लिकार्जुन मंसूर जी हैं, भीमसेन जोशी हैं, तो उनके संगीत को, उनके गायन को भी हम लोगों ने बहुत चाहा और सराहा भी, वो भी हमारे आदर्श है। मतलब कई लोगों का आपके जीवन पर प्रभाव। हाँ, कोई एक नहीं है, समय समय पर जो भी हमको अच्छा लगा वो हमारे आदर्श है। जिंदगी की उलझनों को भूल जाइए, आने वाले वक्त को गले लगाइए, साथ हो। चोटी लटके है नार नवेली तूफानी, अदाएं तेरी हटके है। आजा प्यार सिखा दूं, तुझको गले लगा लूं, अपनी जान बना लूं, तड़पाना मुझको मेरी जान। आजा गोरी बांगड़ की, तेरी कमर पे चोटी लटके है नार नवेली। कुश जी, आपने एक अनुबंध फाउंडेशन बना रखा है, जिसके जरिए आप काफी बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, सम्मान समारोह करते हैं, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम करते हैं। परंतु आजकल का हमने युग देखा, अंधा बाटे रेवड़ी वाला एक तो युग है, दूसरे भाई भतीजावाद का युग है, और तीसरे किसी को नाराज न करने का युग है कि कोई आप सम्मान समारोह कर रहे हैं और आपने फलाने व्यक्ति को नहीं दिया तो आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि लोग आपकी ईमानदारी को नहीं महसूस करेंगे, वो बस ये सोचेंगे कि इसने हमें नहीं सम्मानित किया। तो ऐसे में कैसे आप ये सब समस्याओं को फेस करते हुए कैसे इतने बड़े बड़े कार्यक्रम और बड़ी ईमानदारी से आप कर लेते हैं? जिम्मेदारी का काम है तो ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी। हाँ, अखिल भारतीय अनुबंध फाउंडेशन की स्थापना मैंने यही सोचकर की है कि जो वास्तव में अच्छे लोग काम कर रहे हैं साहित्य, समाज और सांस्कृतिक दिशा में, उनको सम्मानित करना, उनको आगे लाना, या उनको जो वरिष्ठ हैं उनको सम्मान देना, और जो नए हैं उनको मंच देना, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से काम करें तो हो जाता है, सब बैलेंस हो जाता है, तालमेल हो जाता है। लेकिन मन में अगर खोट हो कि हमको सिर्फ अपने अपने लोगों को ढूंढ के देना है ताकि हमको भी वो सम्मानित कर सके, तो उसमें फिर थोड़ी सी गड़बड़ होती है। कुछ की एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप तो फिल्मी दुनिया में गए और बहुत सारा काम भी किया, परंतु हर किसी के मुकद्दर में ये पल नहीं आते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि एक भीड़, एक पूरा मतलब सैकड़ों लोग फिल्मी दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, टीवी की तरफ भाग रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे ने ऐसे भी हमने देखे हैं जो थोड़ी सी भी प्रतिभा होती है तो सोचते हैं कि सीधे हीरो बन जाएंगे या गायक बन जाएंगे, परंतु इसमें बहुत स्ट्रगल भी है और बहुत से बच्चे इसमें गुमराह भी हो जाते हैं, जिनको नाना प्रकार के प्रलोभन देकर लोग फिल्मी दुनिया का लालच देकर बुलाते हैं, उनका शोषण भी किया जाता है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी फिल्मी दुनिया में जाने से पहले अगर अपनी कोई जगह बनानी है या इस प्रोफेशन में जाना हो तो पहले उस योग अपने को साबित भी करना चाहिए, मतलब उतना योग भी बनाना चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं कि मैं सीधे मुंबई भागूं या सीधे नोएडा फिल्म सिटी सेंटर या बेंगलोर भागूं, तो इन बच्चों को आप क्या कोई सलाह देना चाहेंगे या कोई आप जरूरी बात बताना चाहेंगे?
देखिए, टैलेंट को इस्तेमाल करना, प्रसिद्धि पाना कोई बुरी बात नहीं है। हर बच्चे का या हर इंसान का एक इच्छा होती है और उसका हक भी है। लेकिन ये पहले तय करना जरूरी है कि हमारे अंदर जो प्रतिभा है वो उस लायक है या नहीं है। और ये प्रतिभा के बारे में जो जजमेंट है वो हम अंदर से ही आता है। जी बिल्कुल। बाहर तो आपको तारीफ करने वाले लोग झूठी तारीफ भी कभी कभी गुमराह कर देती है, लेकिन अंदर से आप खुद तय करें कि हमारे अंदर वो प्रतिभा है कि नहीं। जी जी। अभिनय तक जहां तक अभिनय का सवाल है, बाढ़ आई हुई है। क्योंकि आजकल लगता है कि टीवी सीरियल बहुत हैं, फिल्में बहुत हैं, तो अच्छा चेहरा मोहरा है, हाइट है, बॉडी बना ली है, 6 पैक 8 पैक जो भी है, तो उससे काम मिल जाएगा। मिल भी जाता है, लेकिन वो एक गारंटी नहीं है। जी बिल्कुल। अपने अंदर प्रतिभा, उस जमाने के कलाकार कोई भी 6 पैक 8 पैक नहीं होते थे। देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, हाँ एक अच्छी एक नबी तुली एक पर्सनालिटी, व्यक्तित्व रहा है, लेकिन प्रतिभा बहुत जरूरी है। तो मेरा यही कहना है कि प्रतिभा को जरूर अच्छे से जांच परख लें और झूठी तारीफ में न जाएं। और फेसबुक में आजकल फोटो डाल दें तो लाइक्स मिल जाते हैं, भले वो कविता लोग पढ़ें या ना पढ़ें। तो इसलिए पहले अपने आप को तय कर लें कि हमारे अंदर क्या है। और जहां तक साहित्य का है, गीत का सवाल है, गीतकार जो इंडस्ट्री में आते हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा बोलना चाहूंगा, क्योंकि गीत लिखना और गजल लिखना या साहित्य कविता लिखना, ये सब अलग अलग चीज है। फिल्मों में गीत लिखना बिल्कुल अलग चीज है। वो गीत वैसा नहीं जैसे हम मंच पर साहित्य में पढ़ते हैं। फिल्मों में कोई सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमको कलाकार के लिए गीत लिखना पड़ता है। कभी कभी गीत की सिचुएशन जो स्टोरी राइटर होते हैं वहां पे वो बताते हैं, निर्देशक बताते हैं। वहां पर गीत लिखना जो है वो पहले आपको सीखना होगा, गीत कैसे लिखते हैं। जो गीत लिखते हैं उनका फ्लो जो है, प्रवाह होता है, वो ऐसे नहीं कि हिंदी के भारी भारी शब्द ले लिए या उर्दू के भारी भारी शब्द ले लिए। वहां एक आम भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए हमको। और जो गीत लिखे उसमें से सिचुएशन निकलनी चाहिए, उसमें से एक विजुअलाइज करके चीजें निकलनी चाहिए, ताकि वो उसको शूट भी करना पड़ता है। तो वो चीजें अगर आपके अंदर प्रतिभा है और आप संगीत के एक मीटर में गीत लिख सकते हैं, क्योंकि संगीत का एक मीटर होता है, बहर होती है, जैसे गजल गीत का बहर होता है, संगीत का भी मीटर होता है। तो उस मीटर में अगर आप लिख पाए सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, तो भी गीतकार बनने की कोशिश करनी चाहिए। प्रमोद जी, तो आज आपसे इनसे मिलिए में मुलाकात खुद करके और इतने सारे दर्शकों को, श्रोताओं को आपसे मिलवाकर मुझे बहुत आनंद आया। और आपने मेरे बहुत से प्रश्नों के बहुत बेबाकी से जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा और इस तरह की बातें चलती रहनी चाहिए, ये आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, आपने मुझे अवसर दिया आपके साथ बात करने का, दर्शकों के साथ जुड़ने का और अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।